इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शिवसेना नेता संजय सिरसाट। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों के पास सर बहुमत का आंकड़ा पहले से ही था। बहुमत, जितनी बहुमत चाहिए उससे अधिक संख्या में आप लोग थे, तो क्या उसके बावजूद एनसीपी को शामिल करना ज़रूरी था आपके गठबंधन में? एनसीपी के कुछ लोग फूटेंगे, ये मैं बार बार कहता था, और अजित दादा वहाँ अस्वस्थ है, ये भी मैंने बोला था। शायद वो टाइम आप लोगों ने सीरियस नहीं लिए, लेकिन इतने जल्दी भी आएंगे ये हमें पता नहीं था। आज वो सभी लोग आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे बड़े लोग हैं, प्रफुल्ल पटेल है, भुजबल जी है, अजित दादा है, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। ये लोगों ने एक तय कर लिया है, क्योंकि वहाँ जो स्कोप उनको होना चाहिए था वो स्कोप नहीं मिल रहा था। शायद इसी वजह से वो हमारे साथ आए। हमारा बहुमत था, सब था, हमें आज किसी की जरूरत भी नहीं थी। आज हमारे ही लोगों को क्या देना है, क्या करना है, कैसे कौन सी जगह पे बिठाना है, इसमें ये असमंजस जो भावना है वो हमारे में है। लेकिन तो भी हमने ये बड़े दिल से ये एक्सेप्ट किया है कि वो आने से अगर कुछ मजबूती सरकार को आती है तो लेना चाहिए। बेशक आप ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा दिल दिखाते हुए, सभी का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया है, लेकिन क्या अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने से, शिवसेना में शामिल होने से आप लोगों के साथ आप ये मान के चल रहे हैं कि अन्याय होगा? नहीं, अन्याय नहीं होगा। जब तक हमारे सीएम साहब खंभीर है, मजबूती से वो जो खड़े हैं, उसलिए हमारे पे अन्याय होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों करेंगे अन्याय? और एक बात आप भी सोच लो कि हमने उनको बुलाया नहीं है, हमने हमारे सत्ता में वो शामिल हुए, यानी हमारी आइडियोलॉजी जो है उन्हें एक्सेप्ट की है। टर्म कंडीशन नहीं है, आइडियोलॉजी एक्सेप्ट करना बड़ी बात होती है। मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पहले कहीं डिसाइड होता था, आज हमारी जो भूमिका है, हिंदुत्व की जो भूमिका है वो बरकरार है, और जो जिसको एक्सेप्ट है वो सब आए हैं, तो उनका स्वागत भी करते हैं। बेशक आप कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो स्वीकार किया है, उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी स्वीकार किया है, लेकिन क्या उनके आने से आप लोग पे जो है वो एक खतरे की घंटी आप लोगों को नजर आ रही है? नहीं, खतरे की घंटी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, हमने जब उठाव किया था, हमने ये कभी सोचा नहीं था कि हमारी आमदारकी रहेगी या जाएगी। अरे बाला साहब ने हमको लड़ने के लिए सिखाया है, हम लड़ते हैं, हमको कोई चिंता नहीं करते। हम जब उठाव किए थे सोचा था क्या? अभी भी केस चल रहे हैं, हम नहीं सोचते उसके बारे में। इसलिए खतरे की घंटी हमारे पे कहीं नहीं मंडराएंगी, और हम उतने मजबूत भी हैं। अजीत पवार के आने से नाराजगी है कि नहीं? देखिए, कुछ आमदारों में, वो भले बीजेपी के रहो या सेना के रहो, नाराजगी जरूर रहती है। उनको लगता है कि भाई अब ये जो आए तो सत्ते में हिस्सेदारी उनको मिली है, तो कहीं न कहीं अपने को थोड़ा सा साइड ट्रैक किया गया, ये वो भी मानते हैं। लेकिन सीएम ने और डीसीएम ने बोला है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, आपको सबको न्याय दिया जाएगा। न्याय की बात सीएम डीसीएम लगातार कर रहे हैं, लेकिन सर एक सीमित जो है वो संख्या होती है मंत्रिमंडल में। लगातार आप भी इंतजार कर रहे थे, एक्सपांशन होगा कहा जा रहा है, आप भी उस उम्मीद में बैठे थे कि अगर एक्सपांशन होता है तो आपको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई है, तो कितने लोगों को अनार बांटा जाएगा? देखिए, यहाँ बहुत सारे राजनीति में ना एक पूरी पोटरी रहती है, पूरा गट्टा, उसके अंदर से किसको चॉकलेट मिलेगा, किसको कुछ मिलेगा, हर एक को लेकिन मिलेगा जरूर। बहुत सारे रास्ते रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक रास्ता बंद होने से दूसरा रास्ता खुलता नहीं, सभी रास्ते खुले हैं। इसलिए नाराजगी में ये बात सही है कि कुछ लोगों को जो अभी 9 कैबिनेट उनको दिए गए, तो जायज है कि वो 9 कैबिनेट में के कुछ कैबिनेट तो सेना बीजेपी पे जाएंगे ना, तो वो कम तो जरूर हुए, और उसका थोड़ा सा नाराजगी उसी वजह से है कि भाई अपने को जो और अपने पार्टी में जो मिलने वाला था, जो भले बीजेपी में हो या सेना में हो, अब वो कम हो गए। इसकी नाराजगी जरूर है, लेकिन वो नाराजगी मिटाने का काम सीएम डीसीएम करेंगे, ये वो मैं बार बार कह रहा हूँ। आप नाराज हैं कि खुश हैं? देखिए, पार्टी की जब कोई डिसीजन लेता है, पार्टी कोई भी डिसीजन लेती है, तो वो टाइम अपनी नाराजगी अपने नेताओं के पास दिखाना जरूरी भी होता है, लेकिन जो डिसीजन एक बार हो चुका है उसको अपोज नहीं करना चाहिए, उसके साथ में रहना चाहिए। जो किया है वो सही किया है, शायद अपने से ज्यादा राजनीति वो लोग जानते हैं, तो इसलिए उन्होंने जो किया है वो सही मान के हम आगे चलते हैं। लेकिन सर एक एनसीपी अजीत पवार का जो खेमा आप लोगों के साथ आया है, बीजेपी के साथ आया है,
उसके बाद से ही सीएम साहब का एक बयान जो है वो बहुत ही वायरल हो रहा है, और वो बयान ये था कि राष्ट्रवादी के कारण ही आप उद्धव से अलग हुए थे, और आज 1 साल के बाद फिर उसी मुहाने पर आकर आप खड़े हो गए जहां पे राष्ट्रवादी को आपको सत्ता में शामिल करना पड़ रहा है। तो एक ये कहा जा रहा है कि कथनी और करनी में फर्क हो गया है। नहीं हुआ है। लास्ट टाइम जो आघाड़ी की जो सत्ता बनी थी उस टाइम अजित दादा अर्थ मंत्री थे और फाइनेंस देना उनके हाथ में था। आपको मैं एक बात बता दूं, मैं खुद उनके पास गया था, अजित दादा को बोला था, दादा मुझे मेरे मतदार संघ में कुछ कामों के लिए आप निधि दो। तो बोले आप उद्धव साहब से बोल लो, उद्धव साहब से अगर लेटर आता है तो मैं दे देता हूँ। लेकिन दिक्कत ही ये थी कि उद्धव साहब ना मिलते थे ना फोन पे बात करते थे। इसलिए राष्ट्रवादी ने अपना पार्टी बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की और पूरा निधि उधर बांटे गया। तो ये नाराजगी थी। ये हमने जब भी हमको चांस मिला एक नाथ शिंदे साहब के पास या उद्धव साहब के पास कैसे बात पहुंचे, वो पूरी कोशिश की। एक बार नहीं 1.5 साल वो कोशिश करने के बाद हमने ये उठाव किया था। इसलिए हमारे इसमें चेंजेस नहीं आया। आज जो वो सत्ता में शामिल हुए हैं तो आज हमारा सीएम है और सीएम आपको अवेलेबल दिखता है। अब हम मंत्रालय में कम जाते हैं और सीएम के बंगले पे ज्यादा जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अभी मैं यहां से निकलूंगा सीधा सीएम के बंगले पे जाऊंगा, देखते ही गेट खोल देंगे पुलिस वाले। पहले गेट खोलने के लिए भी तकलीफ थी ना। सीएम के पास जाना और मंत्रिमंडल में जगह मिलना दो अलग अलग बातें हैं सर। पहले जो था कि 2 हिस्सेदारी हुआ करती थी, अब उसमें 3 हिस्सेदारी होगी, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को करना पड़ रहा है। नहीं देखो, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, ये बात सच है। और मैं सीएम के पास जाने की बात इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जैसे बहुत सारे आमदार हैं जो आज सीएम के पास बिना झिझक जाते हैं। कोई भी पार्टी का, भाजपा का रहो या सेना का रहो या अपक्ष रहो, जाते हैं उनसे काम करवा लेते हैं। ये बड़ी उपलब्धि हमारे में ये साल भर में हुई है। इसलिए कामों का स्पीड अगर देखेंगे तो हर मतदार संघ में बहुत ज्यादा काम हो रहे हैं और इसकी खुशी हमको है। हमको क्या चाहिए, मतदार खुश होना चाहिए तो वोट करेंगे ना, नहीं तो हम यहाँ राजनीति करेंगे और मतदारों को मतदार संघ में काम नहीं करेंगे, नहीं चलेगा ये। लेकिन मंत्रिमंडल में जगह भी तो हर किसी विधायक की एक आशा होती है कि मंत्रिमंडल का वो सदस्य बने, वो जगह मिले और फिर अपने लोगों के लिए वो काम कर सके। लेकिन एनसीपी के आने से उस उम्मीद पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ये बात आप बीजेपी को क्यों नहीं पूछते? उनके 105 विधायक है और 5-10 अपक्ष भी उनके साथ जुड़े हैं। उनको भी तो हमारे सेम तरीके से मंत्री पद दिए जा रहे हैं। उनका तो फिर रेशियो के हिसाब से देखे तो बहुत बड़ा होना चाहिए। राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती है कि जहाँ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना, मन मार के चलना पड़ता है। मन मार के चलना पड़ता है, बोल दो, कोई फर्क नहीं है। आप ही के पार्टी के नेता हैं संबोधराजे देसाई, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि नाराजगी है और अगर कल भविष्य में अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से अगर कोई पॉजिटिव साइन उनके तरफ से दिया जाता है तो सोच विचार किया जा सकता है। आप भी क्या उनके सोच से सहमति रखते हैं? उन्होंने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, लेकिन ये बात जब की है, जब वो बोलेंगे, जब हम सुनेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्या होगा, ये इसका सबका डिसीजन एक नाथ शिंदे साहब ही लेंगे। इसलिए हमारे को वो राइट्स नहीं है, हमारे पूरे अधिकार हमने एक नाथ शिंदे साहब को दिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कल को भविष्य में मान लीजिए कि अगर एक नाथ शिंदे साहब ने कहा कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे का साथ हमें देना है, तो फिर से आप लोग उद्धव ठाकरे के साथ हो जाएंगे? अरे उन्होंने कहा कुएं में छलांग मार दो, मार देंगे हम, इतना हमारा पक्का है, उसमें क्या सोचने वाली बात है। वो जो बोलेंगे वही करेंगे हम। संजय राउत ने कल ये कहा, हमने जब संजय राउत से ये पूछा कि क्या एनसीपी के आने से एक नाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जो गुलाम होते हैं उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती है। वो संजय राउत पागल आदमी है, उसको क्या मालूम है राजनीति। और यही बात मैं बोलता हूँ बार बार कि वो जिसके साथ रहता है उसका घर डुबोता है। उद्धव जी के साथ है तो उद्धव जी का घर डुबाया, राष्ट्रवादी के साथ शरद पवार के उनका घर डुबाया। ये घर डुबाने वालों को बोलने की उनके स्टेटमेंट को कोई वैल्यू नहीं होती। उसको क्या पता है राजनीति, कभी ग्राउंड लेवल पे देखा है क्या उसने कभी? इसलिए हमारी बार्गेनिंग पावर क्या है या तो हमारा वजूद क्या है ये हम जानते हैं। जहाँ हमारा कभी भी वो हमारे वजूद को कहीं ठेस पहुंचेगी, स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, ये सत्ता हमारे लिए मायने नहीं रखती वो। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये शिवसेना नेता संजय सिरसाट थे, जिन्हें आपने साफ तौर पर ये कहते हुए सुना कि एनसीपी के आने से हमें खुशी है। मुझे ये पता था कि एनसीपी हमारे साथ जुड़ेगी, लेकिन इतनी जल्दी एनसीपी हमारे साथ आएगी इस बात का अंदाजा नहीं था।
कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज मुंबई।